वेलकम बैक टू द एएन शो। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइटैनिक को लेके कि टाइटैनिक कैसे डूबा था और उसके डूबने की कहानी क्या थी और उससे जुड़ी हुई 3-4 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। तो आज मैं बताऊंगा आज मैं। और कुछ ऐसी भी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि शायद आपका थोड़ा सा दिमाग घूमे, हाँ आप सोचने पे मजबूर हो जाओ कि हाँ मे भी ऐसा हो सकता था। हाँ बिल्कुल, है ना। कॉन्स्पिरेसी में से कॉन्स्पिरेसी निकालेंगे। हाँ मतलब हम अपना ही थोड़ा माइंड दौड़ाएंगे आज। तो भाई कहानी शुरू होती है कि टाइटैनिक डूबा कैसे। हाँ तो सबको ही पता है कि टाइटैनिक डूबा कैसे, कि भाई वो इंग्लैंड से चला था, ठीक है, और आइसबर्ग से टकराया था और उसके बाद डूब गया। तो जो सबसे पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल कर आती है टाइटैनिक को लेके, वो ये निकल कर आती है कि क्या डूबने वाला जहाज सच में टाइटैनिक ही था। अच्छा, मतलब पहला स्टेप यही है कि हाँ, डूबने वाला जहाज जो है वो टाइटैनिक ही है या कुछ और ही था। कोई और ही जहाज था। अच्छा ठीक है, तो अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती क्या है कि ये कहती है कि जिस कंपनी ने टाइटैनिक जहाज को बनाया था, स्टारलाइन कंपनी, उसने 2-3 जहाज बनाए थे बेसिकली। ठीक है, तो शिप मेकिंग कंपनी थी वो। ठीक है, वो यही करती थी कि जहाज बनाना और लोगों को उसमें टूर कराना, इधर उधर घुमाना, बढ़िया लग्जरी जहाज बनाते थे वो, और वही बिजनेस था उनका, उसी से पैसा कमाना, बेसिकली जो क्रूज ट्रिप्स होती है। तो उन्होंने 3 जहाज बनाए थे। ठीक है, ओलंपिक, ब्रिटानिक और टाइटैनिक। तो उनका ओलंपिक एक जहाज था, ब्रिटानिक एक जहाज था और उनका टाइटैनिक लास्ट जहाज था। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली जहाज वो बनाते हैं ओलंपिक, उसके बाद दूसरी बनाते हैं ब्रिटानिक। ठीक है, अब ओलंपिक के साथ कहानी क्या होती है कि वो वही अपना इंग्लैंड से चलता है, अपना अमेरिका क्रूज कराता है लोगों को, हॉलीडेज वगैरह सब उसमें। तो जब वो एक बार वापस आ रहा होता है, तो इंग्लैंड की तरफ वापस आ रहा होता है वो अपने पोर्ट पे, तो रास्ते में क्या होता है कि जो रॉयल नेवी की शिप्स थी, जो कोस्ट को गार्ड कर रही थी, वहाँ की नेवी की शिप्स जो थी, अच्छा, उस एक शिप से ओलंपिक का एक्सीडेंट हो जाता है। ओके। ठीक है, तो वो क्या था कि जो नेवी का डेक था, नेवी शिप का जो डेक था, वो ओलंपिक के बॉडी के, जैसे ओलंपिक की बॉडी है ये साइड में और नेवी शिप ऐसे आ रही है, तो वो ऐसे करके कोलाइड हो जाते हैं। तो नेवी शिप का जो डेक था वो घुस जाता है ओलंपिक की बॉडी में, साइड में, तो उसकी बॉडी डैमेज हो जाती है साइड से पूरी, और जो नेवी शिप था उसका फ्रंट डेक पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब भाई इतनी बड़ा जहाज है, उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी बहुत तकड़ी होगी। हाँ वो तो है ना। तो जैसे गाड़ी वगैरह के इंश्योरेंस होते हैं, तो ऐसी उस शिप की भी इंश्योरेंस थी। तो सबसे पहले तो उन्होंने नेवी वालों को ही बोला कि भाई आप हमारी जहाज ठीक करा के दो। ठीक है, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, गलती आपकी थी, नेवी शिप की कोई गलती नहीं थी, आपकी गलती थी, आपकी वजह से सारा का सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, आपकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो आप कराओ जो करना है, हम कुछ नहीं देंगे आपको इसका पैसा। ठीक है, अब जब इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंचे वो, तो खबर तो पहले ही फैल चुकी थी ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं अपनी, आज के टाइम पे भी अगर मैं अपनी गाड़ी को जानबूझ के ठोक दूं कहीं पे, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी? नहीं देगी। वो तो पहले एक्सीडेंट पे होता है ना। हाँ, वो तो पहले पूरा वो करेंगे ना, उसको छानबीन करेंगे, छानबीन करेंगे कि हाँ भाई ये किस वजह से हुआ, क्या हुआ। अब जानबूझ के मैं अपनी गाड़ी अगर मार दूं कहीं पे, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा थोड़ी देगी, उस चीज का नहीं देगी। तो अब ये बात फैल चुकी थी कि जो ये एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती कि भाई आपका नेवी शिप से ओलंपिक का एक्सीडेंट हुआ है, तो बड़ी बात थी, तो ये फैल गई थी खबर। तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कहा कि नहीं भाई, आपका जो एक्सीडेंट है वो तो आपकी गलती से हुआ है, गवर्नमेंट कह रही है इस बात को, तो भैया हम नहीं दे सकते आपको इंश्योरेंस का पैसा। तो उन्होंने कहा कि भाई रिपेयरिंग की कॉस्ट करोड़ों रुपए है। अच्छा, ठीक है, तो अब हम इस कॉस्ट को मैनेज कैसे करेंगे। तब उनके दिमाग में आइडिया है कि भाई ये शिप तो वैसे ही खराब हो चुका है, जब तक हम इसको ढंग से प्रॉपर A1 ग्रेड तरीके से इसको रिपेयर नहीं करेंगे, तब तक अब हम इसको जहाज दोबारा यूज में नहीं ले सकते, यूज में भी नहीं ले सकते, समंदर में भी नहीं उतार सकते हम इसको। पैसा इतना है नहीं अभी हमारे पास कि हम इस पे कॉस्ट लगाए। क्यों? क्योंकि तब वो टाइटैनिक बना रहे थे। अच्छा, ठीक है,
क्योंकि ओलंपिक का जो टाइम पीरियड था उस शिप का एक्सपायरी आ गई थी, मतलब जैसे गाड़ी की एक्सपायरी आती है ना, तो हाँ। ऐसे ही ओलंपिक की भी एक्सपायरी आ गई थी। हम्म। तो अब उनको ये था कि भाई एक्सपायरी आते आते भी इस शिप में नुकसान हो गया, तो अब ये शिप तो किसी भी तरह के हमारे काम का रहेगा ही नहीं। उनका ये था कि भाई एक्सपायरी आते आते इससे 1-2 चक्कर और लगा लेंगे हम, 1-2 मतलब थोड़ा मुनाफा हो जाए, 1-2 क्रूज ट्रिप्स और करेंगे इससे, तो कमा लेंगे इससे। हाँ। अब उनको था कि एक तरफ टाइटैनिक बना रहे हैं हम और एक तरफ इसमें एक्सीडेंट हो गया, तो पैसा कहाँ से आया? वही मतलब डबल खर्चे वाली बात हो गई फिर। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फिर अब यहाँ से ये स्टार्ट होती है कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, टाइटैनिक और ओलंपिक जो जहाज थे वो दिखने में बहुत सिमिलर थे। अच्छा, मतलब उनकी हाइट वगैरह और लेंथ वगैरह सब सिमिलर थी, मतलब आउटर स्ट्रक्चर जो था, होता है ना कि दिखने वाली जो चीज थी कि हाँ दिखने में दोनों जहाज सेम से लगते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन दोनों का जहाज का डिजाइनर एक ही था। अच्छा, जो आर्किटेक्चर, हाँ, उन्होंने एक ही कंपनी को दिए थे ना तीनों जहाज बनने के लिए। जहाज तो व्हाइट स्टार लाइन ही कंपनी बनाती थी। स्टार लाइन कंपनी बनाती थी जहाज तो। बट जो उन जहाजों को जो डिजाइनर, जो आर्किटेक्चर था ना, इंजीनियर था, जो इंजीनियर पूरे जो जहाज को डिजाइन कर रहा था, बना रहा था, टाइटैनिक का भी और ओलंपिक का भी एक ही था। ओके, तो उसने जो डिजाइन रखा जहाज का वो सेम ही रखा, सिमिलर क्लोज टू सिमिलर रखा, मतलब बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं रखी उसने, क्लोज टू सिमिलर रखा था उसने। ठीक है। तो सबने मिलके ये प्लान करा, जो भी ऊपर के अपर मैनेजमेंट के लोग थे, मालिक लोग थे कंपनी के, उन्होंने ये प्लान करा कि भाई एक काम करते हैं कि टाइटैनिक को तुम बनाओ, ठीक है, और इस ओलंपिक को हम रिपेयर करते हैं। ओके, ठीक है, इस ओलंपिक को अच्छे से रिपेयर करते हैं, अच्छे से इन द सेंस कि A1 ग्रेड तरीके से नहीं, मतलब काम चलाओ रिपेयर करते हैं कि ये एक ट्रिप कर ले अपना। ठीक है। और उसके बाद हम किसी तरीके से इसका इंश्योरेंस का पैसा रिकवर करेंगे। ठीक है, तो काम उन्होंने क्या करा कि इसको रिपेयर करके, ओलंपिक को रिपेयर करके ओलंपिक पे छाप दो टाइटैनिक, और टाइटैनिक को तुम नया बनाओ, उसको छाप देंगे ओलंपिक। ओके, ठीक है, कि ओलंपिक दोबारा से नया हो जाएगा, नया जहाज जो बना रहे हैं हम टाइटैनिक, उसका नाम रख देंगे ओलंपिक, और जो ये टूटा हुआ जहाज है हमारा ओलंपिक, इसको रख देंगे टाइटैनिक। अच्छा, नाम इंटरचेंज कर देंगे, हेर फेर कर दी उन्होंने नाम की। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा कि लोगों को शक ना हो कि खाली नाम बदलने से तो कुछ नहीं होगा ना। अब जो लोग पहले भी जहाज में गए हैं और वो जहाज इतने टाइम तक यूज हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है जहाज दिखने में भी एकदम नया लगना चाहिए अंदर से। हाँ, मतलब लोगों को तो पता होगा ना कि भाई अंदर से ये जहाज ऐसा दिखता है। हाँ, और टाइटैनिक जब बना था तो उसके बारे में भी काफी चर्चाएं सुनी थी कि भाई अनसिंकेबल है। है ना, इसमें काफी सारी वो लगी हुई है, मतलब सिक्योरिटीज वगैरह लगी पड़ी हैं, जिसकी वजह से ये डूब नहीं सकता। हाँ, तो उन्होंने चेंजेस क्या क्या किए थे उसमें? चेंजेस क्या किए थे कि अब ओलंपिक बिल्कुल भी ओलंपिक जैसा ना लगे जब इसमें लोग सफर करें। ठीक है, कि अगर कुछ पुराने लोग अगर आके इसमें ट्रैवल करेंगे, जब हम इसको निकालेंगे बाहर, फर्स्ट वॉयज करेंगे इसकी एज अ टाइटैनिक नाम के साथ। ठीक है, तो जो लोग पहले ओलंपिक में ट्रैवल कर चुके हैं, अगर वो इसमें ट्रैवल करे तो उनको एक झटके में लगे, अरे यार ये तो पुराना जहाज लग रहा है, ये तो ओलंपिक जैसा लग रहा है बिल्कुल, है ना, ऐसा ना लगे। तो उन्होंने क्या करा कि ओलंपिक जहाज की जो फ्लोरिंग्स थी ना, उस पर टाइल्स बिछी हुई थी। अच्छा, उन्होंने क्या करा, उस पूरे जहाज के फ्लोर पे कारपेट्स बिछा दिए, टाइल कवर कर दी। ठीक है, पूरे उस पे कारपेट्स बिछा दिए, पेंट जॉब उस जहाज पे पूरा का पूरा नया कर दिया। ठीक है, और उस जहाज का जो डेक था, क्योंकि जहाज का जो डेक होता है ना, वो किसी भी इंसान के लिए सबसे मेमोरेबल चीज होती है। क्यों? क्योंकि हर कोई इंसान जो सीनिक व्यू लेता है सी का, वो डेक पे जाके लेता है। हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो जहाज की जो आत्मा बसती है, वो डेक में होता है, उसका डेक होता है मेन चीज। तो मतलब होता है ना, जहाज का डेक सबसे ज्यादा सुंदर होना चाहिए, है ना, जहाज का डेक उसका चेहरा है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसके डेक को भी चेंज कर देते हैं। तो उन्होंने उसके डेक को भी चेंज कर दिया जहाज के। तो फ्लोरिंग छुपाने के लिए उन्होंने कारपेट बिछा दिए, पेंट दोबारा कर दिया और डेक चेंज कर दिया, जहाज हो गया पूरा नया। ठीक है, इंजन विंजन सब कुछ वही, मतलब जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, देखते हैं जगह को, वो सारी जगह उन्होंने जितनी ज्यादा चेंज कर सकते थे कर दी। उसको उतार दिया पानी में, टाइटैनिक नाम छाप दिया,
लोग समझ के बैठे कि हाँ भाई टाइटैनिक है, चलो चलते हैं। अब उनकी प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग ये थी उनकी कि जब ये निकलेगा आर्कटिक में से, ठीक है, तो इसको इंटेंशनली आइसबर्ग से टकराना है। अच्छा, ठीक है। अब ये थोड़ा मतलब अजीब सा है कि इंटेंशनली आइसबर्ग से टकराना है इस जहाज को, ठीक है। और उनको ये था कि जब ये जहाज डूबेगा ना तो उस जहाज में ना लाइफ बोट्स बहुत सारी थी। लेकिन उस टाइम पे तो जैसे हमने देखा, मूवीज में भी देखा और जितने भी मतलब निकल के आए आर्टिकल्स वगैरह, न्यूज में भी बता रहे थे कि मतलब 1500 लोग मर गए थे। हाँ, तो उसमें लाइफ बोट की कमी की वजह से ही ये हुआ इतना बड़ा। कमी लाइफ बोट की वजह से नहीं थी, लाइफ बोट उसमें भरपूर थी। उनका ये जो जिन लोगों ने मतलब ये सब प्लान करा था, उनका ये था कि हम जहाज को टकराएंगे, जहाज डूबेगा, लाइफ बोट्स इतनी सारी रहेंगी कि सारे के सारे लोग बैठ के निकल जाएंगे, जहाज डूब जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी से हमें इस जहाज का पैसा मिल जाएगा, टाइटैनिक हम बना ही रहे हैं ओलंपिक के नाम से, तो ओलंपिक को हम दोबारा उतार देंगे, ठीक है, सब कुछ बढ़, सब मतलब किसी का कोई नुकसान नहीं है, लोग मरेंगे भी नहीं और जहाज डूब भी जाएगा और हमें उस डूबे जहाज का पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है। पहले तो जहां वो छोटे से एक एक्सीडेंट का रिकवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए पैसा लेते, अब वो पूरे जहाज का पैसा लेने वाले थे। तो फिर गलती हुई कहाँ? गलती ये हुई कि जब आइसबर्ग के पास पहुंचने लगे वो, ठीक है, जहाज टकराया, ठीक है। जब जहाज टकराया ना तो लोगों में पैनिक बहुत ज्यादा। अब भाई प्लानिंग तो ऊपर मैनेजमेंट वालों ने मिलके कर रखी है ना, उस प्लानिंग में लोग थोड़ी शामिल हैं। नहीं, मतलब जो स्क्रिप्ट है उसमें बस ऊपर वालों को पता है, स्क्रिप्ट नीचे वाले बंदों को नहीं पता है। किसी को थोड़ी पता है, पैसेंजर्स को थोड़ी ना पता है कि जहाज डूबेगा तो हमें किस तरीके से भागना, आराम से लाइफ बोट में बैठना है, क्योंकि लाइफ बोट बहुत सारी हैं। वही एक लाइफ बोट की जो कैपेसिटी थी ना वहां पे, एक लाइफ बोट में कम से कम भी 65 to 70% बैठ के भाग सकते थे एक बारी में। अच्छा, ठीक है। पर पता है एक लाइफ बोट में सिर्फ जल्दबाजी के चक्कर में, पैनिक के चक्कर में कि यार फटाफट निकलो भागो यहाँ से, 20-20, 25-25 बंदे सिर्फ बैठ के जा पाए हैं। सोच, जो लाइफ बोट 65 लोगों को कैरी कर सकती थी एक बार में, उसमें सिर्फ 20 लोग बैठ के गए हैं। और मतलब जो अगर नॉर्मली इस चीज़ को देखा जाए, ये तो तू बता रहा है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है, अब मैं नॉर्मली बताऊं जो मैंने सुना है कि लोगों को लगता था ये अनसिंकेबल है जहाज, तो उन्होंने इतना पैनिक नहीं किया उस टाइम पर जब जहाज की टक्कर हुई है ना और पानी अंदर आने लग गया, तो उनको लगता था कि मतलब हाँ नहीं डूबेगा नहीं, चलते रहेगा। तो जब पानी जो उन्होंने वो एयर टाइट जो चैम्बर उन्होंने बना रखे थे है ना, तो उसमें ऐसा था कि कुछ 4 या 6 चैम्बर में पानी भर जाएगा, मतलब उसकी कैपेसिटी इतनी थी डूबने की कि अगर 4 से 6 चैम्बर में भी पानी भर जाएगा ना वो तब भी नहीं डूबेगा। लेकिन जो टक्कर हुई थी उससे काफ़ी सारे चैम्बर जो थे वो हो गए थे डैमेज। तो जब जहाज़ टिल्ट हुआ आगे की तरफ, जब पानी भर गया उसमें ऐसे टिल्ट हो गया पूरा, तब लोगों में पैनिक हुआ, तब वो निकल के भागे। उसके बाद जो है जल्दबाजी में, मतलब जब तक उनको रियलाइज़ नहीं हुआ था कि क्या कहते हैं ये डूब सकता है, तो तब तो कम लोग जा रहे थे बोट में, लाइफ बोट में, और जब उनको रियलाइज़ हुआ, जब भगदड़ मची, तो उसके तब तक लाइफ बोट खत्म हो चुकी थी। इसीलिए 1500 लोग डूब के मर गए वहाँ पर। हाँ, वो मर गए थे वहाँ पर। ठीक है। और उन लोगों ने पैसा भी ले लिया। ठीक है। अच्छा, पैसा उनको मिल गया ना, मतलब उनके प्लान की सिर्फ एक चीज सक्सेसफुल नहीं हुई कि लोग बच जाएंगे, बाकी तो सब कुछ हो गया ना, जहाज डूब गया, सब कुछ हो गया। तो उन्होंने वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लिया। भाई इस चीज के ऊपर ना, इस मतलब जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह रहे हैं, इसके ऊपर एक पूरी बुक लिखी हुई है एक राइटर ने। ठीक है। बुक कौन सी है, क्या नाम है बुक का? उस बुक का आई थिंक सो नाम है The ship that sank was not Titanic और Titanic never sank, इस टाइप का आई थिंक यही है उसका नाम, टाइटैनिक नेवर सैंक। हाँ, मैंने सुना है इसका मतलब। ये बुक लिखी है भाई उस बंदे ने, और उस बंदे ने उस बुक के अंदर ना यही थ्योरी को पॉइंट बना के पूरा एक्सप्लेन करा है सारी चीजें। तो मतलब ये जो इंसिडेंट था इसके बाद लिखी वो बुक? हाँ, टाइटैनिक डूबने के बाद लिखी है वो बुक, और उस बुक से ही ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उभर कर आती है कि सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने के लिए ही उस शिप को डुबाया गया था, जानबूझ के, व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के द्वारा ही। अच्छा, तो पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है। ये
स्क्रिप्टेड था सब कुछ। हाँ स्क्रिप्टेड था ये सब हाँ, कुछ। मतलब कंपनी ने इंटेंशनली डुबाया उस जहाज को। अच्छा। उन्होंने टाइटैनिक असली जहाज की जगह, नए जहाज की जगह ओलंपिक को रिपेयर करा, उसके ऊपर टाइटैनिक नाम लिख दिया, अंदर से उसमें इंटीरियर में चेंजेस कर दिए, उसका डेक चेंज कर दिया और उसको समंदर में छोड़ दिया। ठीक है। कहते तो ऐसा भी है कि जब शिप चल रहा था, शिप की स्पीड थी आई थिंक 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। और जब वो एंटार्क्टिक, कहाँ पर डूबा था ये, एंटार्क्टिका। हाँ। तो जब वो उस वाले एरिया में पहुंच गए थे तो उनको पता था कि यहाँ पर आइसबर्ग्स हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जो भी छोटे मोटे जहाज़ होती हैं वहाँ पर, वो लोग सिग्नल्स के थ्रू बता देते हैं कि हाँ आगे जब जाओगे तो आगे खतरा है, आइसबर्ग्स हैं। उनको पता था उस बारे में, लेकिन उन्होंने अपनी स्पीड कम नहीं की। क्यों कम नहीं की पता तेरे को? क्यों? उस टाइम पर ना जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है शिप वाली, इन लोगों में होड़ लगी हुई थी, मतलब कंपटीशन चलता था कि जो भी नया शिप बनता था, ऐसे लंबे लंबे चौड़े चौड़े शिप जो बनते थे, कौन सबसे पहले पहुंचेगा? जो सबसे पहले पहुंचेगा ना उसको ब्लू बैंड मिलेगा। अच्छा। हाँ। और ब्लू बैंड मिलना ये बहुत बड़ा ही सम्मान की बात है कि पहली बारी में कोई शिप समुद्र में उतरा और वो फर्स्ट टाइम में एंटार्क्टिका को सबसे पहले पार कर गया, सबसे पहले क्रॉस कर गया। हाँ, मतलब तो उसका मतलब नाम हो जाता, जैसे होता ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाना। मतलब उस कंपनी के लिए मतलब एक कहे ना एक बहुत बड़ी ऑनरेबल चीज हो जाएगी, बताने के लिए कि हमारा जहाज सबसे ज्यादा स्पीड में भी चल सकता है, स्पीड में भी चल सकता है, हमारा जहाज बाकी शिप से फास्टेस्ट है। हाँ, तो इसी वजह से उन्होंने अपनी स्पीड कम नहीं की कहीं पे भी। और ऐसा भी था कि मतलब आइसबर्ग्स पहले नहीं आए उनके सामने, आइसबर्ग्स आए थे तो वो वो छोटे थे, उनको डॉज कर लिया था उन लोगों ने। लेकिन जो थर्ड वाला डॉज नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम पर जो पहले क्या था, पहले ये सोनार वगैरह और रेडियो वाले सिस्टम मतलब ये बहुत कम हुआ करते थे या थे ही नहीं। उस टाइम पर क्या होता था, वो डेक पर ना वो बिठा देते थे, एक जीपी रेटिंग कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो उनकी पोस्ट होती है कुछ, है ना। तो पोल पे एक बना होता है थोड़ा कैबिन टाइप का, है ना। तो उसमें बैठे रहते 2 बंदे, वो दूरबीन से देखते हैं जो भी आगे वो आने वाला होता खतरा। अच्छा। है ना। तो अब वहाँ पर था खूब अंधेरा, क्योंकि वो चांदनी रात नहीं, अंधेरी रात थी वो, हाँ, है ना। तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो जो 2 बंदे बैठे थे, अचानक से उनके सामने उनको दिखाई दिया कि कोई एक बहुत ही बड़ी आकृति आ रही है। तो जब थोड़ा सा पास पहुंचे तब उन्हें दिखाई दिया कि हाँ ये तो आइसबर्ग्स है, अब बताना पड़ेगा। जल्दी से उसने उसका फ़ोन किया, जो डेक पर उनका ऑफिसर था। ऑफिसर सीधा भाग के गया वहाँ कैबिन में, और कैबिन में जाने के बाद उसने कैप्टन को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आगे आइसबर्ग्स है। वो उन्होंने पूरी कोशिश करी शिप को मोड़ने की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि इस शिप की स्पीड बहुत तेज़ थी, 40 किलोमीटर पर आवर। और इवन यहाँ तक कि ये कहते हैं कि जो शिप था, कैप्टन ने उस शिप को ना बोला कि इसको रिवर्स में पावर दो, ठीक है, शिप को रिवर्स करो, हाँ, वो और उसके बाद इसको मोड़ने की कोशिश करो। वो स्पीड कम करने के लिए बोला होगा, ठीक है। हाँ, कि स्पीड कम होगी, रिवर्स में होगा तो हम पीछे की साइड जाएंगे और तब मोड़ो इस शिप को। हाँ। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि उस कैप्टन का जो ये डिसीजन था ना, ये बहुत गलत डिसीजन था, क्योंकि टक्कर हुई तो इसी वजह से हुई। अगर वो स्पीड में रखता और उस शिप को तब टर्न करते ना, तो शायद वो टाइटैनिक जो था और ओलंपिक जो भी जहाज था वो डूबता नहीं, वो उस आइसबर्ग को क्रैश करते हुए मुड़ जाता। लेकिन जब उन्होंने पीछे कर लिया ना, तो इम्पैक्ट का जो डायरेक्शन था ना, वो बहुत ज्यादा परफेक्ट हो गया उस जहाज को पूरी अच्छी तरीके से तोड़ने में। हाँ, बल्कि सेफ्टी मेजर्स का तो बहुत ध्यान रखा गया था उस शिप में, क्योंकि बताते हैं कि मतलब उसमें डबल हल लगा रखे थे। हल मतलब किसे कहते हैं, नीचे की शिप के नीचे लेयर्स होती हैं, है ना। जो जैसे ये शिप हो गया, है ना, ये वाला जो पार्ट है समुद्र, ये पानी है, ये पानी के ऊपर रहेगा, इसके ऊपर भी एक लेयर लगा रखी थी उन लोगों ने, तो डबल लेयर थी। तो उन्होंने जब घुमाया वो टक्करी साइड से लगी, तो साइड में था नहीं वो चीज़, है ना, तो इसलिए वो डैमेज हो गया पूरा। ओके। हाँ, तो वही कहा कि वो डिसीजन बहुत गलत था, कैप्टन ने वो ऐसा डिसीजन दिया तो क्यों दिया। ठीक है। तो ये हो गई पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि डूबने वाला जहाज टाइटैनिक नहीं था, हाँ, ओलंपिक था। दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक ममी के ऊपर। किसके ऊपर? ममी। मम्मी? हाँ, मतलब टाइटैनिक में मम्मी? हाँ,
कि टाइटैनिक जहाज के ऊपर एक श्रापित ममी थी। अच्छा, हाँ। ये तो कभी नहीं सुना भाई। मैं लेकर आ भाई, मैं आज ढूंढ के बहुत कि टाइटैनिक जहाज के ऊपर एक श्रापित ममी थी। एक्चुअली में क्या था कि जब वो ममी इजिप्ट में 4 आर्कियोलॉजिस्ट ने जब ढूंढा उसको, ठीक है, और उसको ढूंढ के उन्होंने लंदन ढूंढ के वो उसको वापस लंदन लेकर आए, इंग्लैंड, ठीक है। तो एक एक करके उन सारे चारों के चारों आर्कियोलॉजिस्ट की डेथ होने लगी बड़े मिस्टीरियस तरीके से। कोई किसी बीमारी से मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई किस तरीके से मर गया, ठीक है। फिर उस ममी के कांटेक्ट में जितने भी लोग आते रहते थे उनके साथ कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होती रहती थी, ठीक है। फिर उस ममी को उन्होंने एक म्यूजियम में रखवाया लंदन के, ठीक है। लंदन के म्यूजियम में रखवाने के बाद होता क्या है कि उस म्यूजियम में भी आग लग जाती है। अच्छा, ठीक है, वो म्यूजियम में भी आग लग जाती है। उस म्यूजियम में जो गार्ड काम करते थे तो वो बोलते थे कि मतलब कि जब से ये ममी यहाँ पे आई है ना, तो वो नाइट शिफ्ट्स में गार्ड्स को ऐसा महसूस होता था कि उस म्यूजियम के अंदर कोई चल रहा है, किसी की फुसफुसाने की आवाज आ रही है। तो वो मतलब वो थी शापित मम्मी, हकर्स्ड ममी थी वो, ठीक है। तो इसी चीज से पता मतलब थी किसकी वो मम्मी, ये नहीं पता कि किसकी मम्मी थी वो। अच्छा। बट मम्मी मिली थी एक पूरे ताबूत में बंद, तो उस ताबूत को एक साथ में लेकर आए थे वो। तो जो म्यूजियम के लोगों ने भी कहा कि भाई हमें बहुत काइंड ऑफ नेगेटिव और पैरानॉर्मल फील होता है जब से ये मम्मी इस म्यूजियम में आई है। अच्छा, तो जहाज पे कैसे पहुंच गई वो? हाँ, जहाज पे पहुंची कैसे? जब म्यूजियम में आग लग गई ना, तो उन्होंने कहा कि यार कि ये मम्मी ना मतलब हमको नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको अमेरिका के म्यूजियम में भेजते हैं, न्यूयॉर्क, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ भेज दो इसको। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उस मम्मी को टाइटैनिक पे रखवाया। अच्छा, ठीक है। और जब टाइटैनिक पे वो मम्मी जाने लगी यहाँ से, तो कहते हैं कि वो मम्मी कर्स थी, तो इसलिए टाइटैनिक जहाज डूब गया, टकराया और डूब गया। और वो जो मम्मी का ताबूत था पूरा, ठीक है, वो नीचे चला गया पानी के अंदर। और फिर जब ढूंढा लोगों ने उसको, ठीक है, तो वो मम्मी दोबारा मिल गई उनको। फिर उसको रिकवर करके जब वापस उसको इटली भेजने लगे, तो जो जहाज उसको इटली लेके जा रहा था ना, वो जहाज भी डूब गया था रास्ते में। तब से उस मम्मी का नहीं पता है कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं पता। मम्मी भी डूब गई होगी ना फिर। हाँ, तो एक ये भी है थ्योरी कि उस जहाज के ऊपर एक श्रापित मम्मी थी जो इजिप्ट में मिली थी, और इस वजह से टाइटैनिक के ऊपर भी एक श्राप चढ़ गया था। तो इस वजह से वो टाइटैनिक जहाज डूबा था। मैं ऐसी जैसे अभी रिसर्च कर रहा था इसी टॉपिक पर, तो एक चीज़ आ रही थी माइंड में कि ये जो जैक डॉसन जो था बंदा, जो मेन हीरो जो दिखाया टाइटैनिक में, ये रियल में था उस जहाज पर? नहीं, रियल में। ये खाली एक फिक्शन है ना? ये खाली एक फिक्शनल कहानी को एक रियल कहानी के साथ थोड़ा सा मर्ज करके टाइटैनिक की स्टोरी बताई गई है। अच्छा, मतलब थोड़ा लव वाला सीन दिखा, थोड़ा लव एंगल डाल के उन्होंने टाइटैनिक के डिस्ट्रक्शन की कहानी बताई है, खाली कि टाइटैनिक डिस्ट्रॉय कैसे हुआ था। तो उस कहानी में थोड़ा सा लव स्टोरी मिक्स करके, तो कई सारे क्वेश्चन देखे ना मैंने कि रोज की कहानी को मिला के, कि अब उसके बाद एक दूसरा भी बना था, टाइटैनिक 2 बनी थी एक, तो उसमें बताते कि जो जैक रोज को वो देता है, हीरे का पेंडेंट, नीलम पत्थर जो होता है, नीलम होता है ना शायद, वो बहुत वैल्यूएबल होता है कि उसको ढूंढना है। वो जाते हैं, फिर नीचे ढूंढते ढांढते नहीं मिलता उनको कुछ, क्योंकि वो जो बुढ़िया रोज हो चुकी थी वो उसी के पास होता है ना, लास्ट में उसको फेंक दे। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो सब पूरी स्टोरीज ऐसी बना रखी थी, वो पूरी फिक्शनल कहानी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि उस पे कोई जैक नाम का बंदा था, कोई रोज नाम की लड़की थी, ऐसा कुछ कहानी नहीं है। ये खाली टाइटैनिक की कहानी को बताने के लिए उन्होंने एक लव स्टोरी टाइप कहानी बुनी, और उस लव स्टोरी के अंदर टाइटैनिक की असली कहानी डाली उन्होंने। तो अच्छा, चल मैं तेरे से पूछता हूँ, ये ना कि जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, तो कुछ तेरे माइंड में भी है, मतलब कुछ ऐसा कि हाँ तेरे को लगता हो कि उसके पीछे ये वजह हो सकती है टाइटैनिक को डुबाने के पीछे? टाइटैनिक को डुबाने के पीछे मतलब मैंने जैसे
वो वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई मैंने स्टार्टिंग में कि इंश्योरेंस क्लेम वाली, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि हाँ मे बी ये स्टोरी रियल हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उनके लिए भाई पैसा बहुत मायने रखता है। हाँ वो तो है, फॉर देम गॉड, मनी इज गॉड, ठीक है। तो भाई वो इंसानों को अगर मारना भी पड़े उसके लिए तो वो नहीं पीछे हटेंगे। हाँ तो मेरे को लगता है कि हाँ मे बी शायद ये कहानी असली हो सकती है कि हाँ टाइटैनिक जो डूबने वाला जहाज टाइटैनिक नहीं था, ओलंपिक था। तो टाइटैनिक कहाँ था फिर? टाइटैनिक का तो जो असली टाइटैनिक था उसका तो नाम चेंज करके उन्होंने ओलंपिक कर दिया था ना, समझा? नहीं वो तो मैं समझ गया कि नाम में हेर फेर कर दिया इन लोगों ने। तो जो असली टाइटैनिक बना रहे थे, हाँ उसको ओलंपिक बना दिया। तो मतलब असली टाइटैनिक ओलंपिक बन गया और जो ओलंपिक था वो टाइटैनिक के नाम से डूब गया। तो इसलिए जो बुक लिखी गई उसका कहा गया टाइटैनिक नेवर सेंक, क्योंकि टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं था भाई, कभी डूबा ही नहीं। ओके अब थोड़ा माइंड खुला मेरा, है ना, अब खुला। टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं, क्योंकि जो असली टाइटैनिक था उसका नाम बदल दिया था ओलंपिक, ठीक है। और ओलंपिक वो जहाज था जो टाइटैनिक के नाम से ट्रेवल कर रहा था पानी में लोगों को लेके, और वो डूबा था। एक हम वो भी तो डिस्कस कर रहे थे कि जो स्क्रिप्ट थी, अच्छा वो बुक वाली कहानी, बुक वाली कहानी का ऐसा है कि भाई टाइटैनिक डूबा था 1912 में। 1912 या 1914, हाँ 1912 में, है ना, 14 अप्रैल 1912, ऐसी समथिंग, मतलब ऐसी कुछ डेट है। तो 1912 में टाइटैनिक डूबा था। सारी चीजें हुई, ठीक है, लोग मरे, सब हुआ। लेकिन आई थिंक सो अराउंड 1898 और 1888, हाँ मतलब ऐसा हो सकता है कि डेट में थोड़ा हेर फेर हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट हमें डेट पता नहीं है, याद नहीं आ रहा मेरे को। लेकिन ऐसा है कि वो जो बुक ये बता रहा है, नवल, वो क्या कहते हैं, रॉबर्ट फर्गसन। रॉबर्ट फर्गसन नाम के एक राइटर थे। उन्होंने 1890s से लेके 1898 के अराउंड किसी एक ईयर में वो किताब लिखी थी, मेरे को ईयर क्लियरली याद नहीं है। उस किताब का नाम था रैक ऑफ द टाइटन। हाँ ऐसा है कि हम लोगों ने थोड़ा रिसर्च करा है, डेट वगैरह हमें क्लियर नहीं है, आप लोग देख सकते हो आप नेट पर, मतलब गूगल करके ना। तो वो जो किताब है वो पहले छपी हुई है और जो जहाज है वो बाद में सिंक हुआ। हाँ बता रहा हूँ, उस कहानी को बता रहा हूँ अच्छे से, पूरे से। तो उस कहानी का नाम, उस किताब का नाम है रैक ऑफ द टाइटन, ठीक है। तो उस किताब में, ठीक है, बिल्कुल वही कहानी लिखी हुई है, ठीक है, जिस तरीके से टाइटैनिक डूबा। उस किताब में बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है कि एक टाइटन नाम का जहाज बनाया जाता है, जिसको ये कह के पूरे लोगों के सामने पूरी दुनिया में मार्केट किया गया कि टाइटन द अनसिंकेबल, ठीक है, और सबसे आज तक का बनाया हुआ सबसे बड़ा जहाज, सबसे बेहतरीन जहाज, लग्जूरियस, सारी चीजें। और वो बिल्कुल टाइटैनिक की तरह ही एंटार्क्टिक से जा रहा होता है, आइसबर्ग से टकराता है और डूब जाता है पानी में। तो अब बात ये आती है यहाँ पे, इस चीज को अगर सोचा जाए अच्छे से तो इससे 3-4 चीजें निकलती हैं, ठीक है। एक चीज तो ये कि ऐसा कहते हैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो भी क्रिएटिव पर्सन्स होते हैं, वो कभी कभी अपनी जो क्रिएशन में इतने ज़्यादा फ्लो में पहुंच जाते, इतने ज़्यादा खो जाते अपनी क्रिएशन को। जैसे कोई अगर राइटर है तो अपनी क्रिएशन को लिखते हुए कि ऐसा बोलते हैं कि वो बंदा जो है ना, वो एक ऐसी ध्यान की अवस्था में चले जाता है ना कि वो जो लिख रहा है ना, वो कभी कभी भविष्य लिख देता है, कि वो इतना ज़्यादा अपने मानसिक शक्ति के थ्रू ब्रह्मांड से जुड़ जाता है कि वो जो कहानी लिख रहा है ना, या तो वो कहानी इस तरीके से लिख देता है कि ब्रह्मांड उसके दिमाग में आइडिया डाल देता है कि ऐसा भविष्य में होने वाला होता है, तो वो सारे थॉट्स लिख देता है कि कहानी है। या फिर इसका सिंपल उलट होता है कि जो वो लिख रहा है उस क्रिएशन में, उस राइटिंग में इतनी
पावर होती है ना कि ब्रह्मांड और यूनिवर्स और ये सारी रियलिटी अपने आप को धीरे 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 इस तरीके से एडजस्ट करती है कि उस क्रिएशन को, उस इमेजिनेटिव क्रिएशन को आसपास की रियलिटी रियल कर देती है। ऐसा कहा जाता है, ये फैक्ट है बहुत बड़ा। नहीं, मैं इसको क्योंकि सारे के सारे आजकल मतलब आज के टाइम में हम जो भी चीज़ें, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ना हम आज के टाइम में, तो बहुत बड़े बड़े साइंस फिक्शन राइटर्स हुए हैं, जैसे जॉर्ज ऑरवेल है एंड H.P. लवक्राफ्ट हैं, जो हॉरर लिखते हैं, साइंस फिक्शन से रिलेटेड हॉरर चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। तो जॉर्ज ऑरवेल ने, H.P. लवक्राफ्ट ने अपने उस टाइम के साइंस फिक्शंस के जो नॉवल लिखे थे ना, उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डिस्क्राइब किया था। मतलब कि उन्होंने अगर एक कहानी लिखी स्पेस ट्रैवल की, तो उसमें अगर उन्होंने लिखा है ना कि कोई 4 बंदे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि 4 बंदे बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। तो 1800 1700s में मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कोई बंदा कैसे इमेजिन करेगा मीटिंग कैसे चल रही है फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग। लेकिन उनकी इमेजिनेटिव जो स्टेट थी वो ऐसी जगह पहुंच गया ना, उनका दिमाग ऐसा कनेक्ट हो गया ना, उनका दिमाग उस यूनिवर्सल एनर्जी से, कि या तो उनको अपनी इमेजिनेशन में फ्यूचर विजन्स दिख गए कि हाँ आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से इतनी पावरफुल चीज़ लिख दी कि धीरे 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 सब कुछ इस तरीके से एडजस्ट हुआ कि वो चीज़ें रियल एग्जिस्टेंस में आ गई, है ना। शब्दों ने जान फूंक दी। हाँ, शब्दों ने, और जो उनके जो राइटिंग्स हैं, इमेजिनेशंस हैं, उन्होंने एक रियल टेंजिबल रूप ले लिया इस दुनिया में, है ना। तो ये फैक्ट है कि हर चीज़ ना एक थॉट से शुरू होती है, एक विचार से शुरू होती है, फिर वो थॉट अपना, अगर उस थॉट को आप कंटिन्यूस पावर देते रहोगे ना, तब वो थॉट अपना जर्नी शुरू करता है अपने आप को एक रियलिटी में कन्वर्ट करने की। हाँ, जैसे हम ये अभी एग्जांपल ले सकते हैं कि आजकल के टाइम में सिम्पसन्स हम लोग तो खैर नहीं देखते, लेकिन उन्होंने वो शो पहले बना दिया जो इंसिडेंट्स अभी हो रहे हैं। हाँ, जैसे है ना, ट्रम्प का प्रेसिडेंट बनना, हाँ, ठीक है। फिर मिडिल ईस्ट में एक, जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे तब मिडिल ईस्ट में एक मीटिंग हुई थी। ट्रम्प थे, सऊदी अरब के जो शेख थे, आई थिंक क्राउन प्रिंस, एंड एक और बहुत किसी अदर कंट्री के, अरब एमिरेट्स तो वो के, वो जो एक ग्लोब के ऊपर है ना कि ग्लोइंग बॉल्स हैं और उसके ऊपर हाथ रख के तीनों लोग खड़े हुए हैं। तो सेम पिक्चर, सेम इंसिडेंट सिम्पसन्स के एक एपिसोड में उन्होंने प्रेडिक्ट करा हुआ है। हाँ, वो तो देखा मैंने, वो इंटरनेट पे वायरल है वो ऑलरेडी। हाँ, तो वो चीजें हैं कि अब मतलब इस चीज में सोचने वाली बात ये है कि क्या रॉबर्ट फर्गुसन ने जो किताब लिखी रैक ऑफ द टाइटन, उस किताब में जो उन्होंने अपनी इमेजिनेशन लिखी, क्या वो इमेजिनेशन इतनी पावरफुल थी कि उस इमेजिनेशन ने अपने आप को खुद एक रियलिटी बना लिया, या फिर मतलब उसको जानबूझ के किसी ने उस किताब को जानबूझ के रियलिटी बनाया? हाँ, है ना। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस पॉइंट को मैं सबसे पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से कनेक्ट करता हूं कि मे भी ऐसा हो सकता है कि जब व्हाइट स्टार लाइन कंपनी वाले ये पूरा प्लान डिस्कस कर रहे होंगे कि हम ओलंपिक को डुबाएंगे, ठीक है, टाइटैनिक नाम लिख के, तो डुबाएंगे कैसे? लेकिन हाँ, उनके उस पास प्लान को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसको सोचना कैसे, क्या होगा, ठीक है। चल, उन्होंने ये तो कर लिया, ये डिस्कस कर लिया कि हमने डुबाना है कैसे, लेकिन कैसे, ठीक है। अब क्या पता जब ये चीज हो रही होगी, कैसे वाली डिस्कस हो रहा होगा कि कैसे, हाउ वी गोना डू दिस, ठीक है, तब कोई बंदा होगा, ठीक है, वो किताब लेकर आया होगा सामने, या फिर ऐसा हो कि मे बी राइटर ऑफ द बुक खुद आया, चल के खुद आए, he himself came and भाई this is the plan, ठीक है, this is the plan। या फिर कोई और बंदा हो, कोई भी हो ऐसा कि उसने मतलब जहाँ पे वो बैठ के मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, अपनी सीक्रेट सोसाइटी टाइप जगह पे,
और वहाँ पे किसी ने बोला कि भाई ठीक है, ये किताब पढ़ी है मैंने, रैक ऑफ द टाइटन, और इसमें एक जहाज के डूबने की कहानी है, तो बिल्कुल इसको तुम कर सकते हो कॉपी। नहीं, बात ये आती है ना कि फिर कि फ़ायदा उनका जो है, मतलब चल टाइटैनिक डुबाएंगे, चलो उनको तो पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस का, लेकिन बाकी जो लोग इन्वॉल्व हैं उस चीज़ में, उनका क्या फ़ायदा है? अब जो लोग इन्वॉल्व होंगे, अब एक कंपनी के अंदर सिर्फ एक कंपनी का अकेला ओनर नहीं होता ना जो कंपनी को रन करता है। कंपनी कई सारे बॉडीज से मिलके, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और सारे जो पार्टनर्स होते हैं, उनसे मिलके एक कंपनी बनती है इतनी बड़ी। ठीक है, तो मे बी उस कंपनी के किसी एक बंदे ने किताब पढ़ी हो, ठीक है, या फिर अगर मे बी कहीं कोई ऑथर बैठा हो और वो किताब लेकर आया हो, तो ऑथर ने खुद कहा हो कि भाई ठीक है, दिस इज माय इमेजिनेशन। तो ऑथर का क्या फ़ायदा फिर? ऑथर का ये फ़ायदा होता है ना कि ये फ़ायदा भाई ऑथर का, कि अगर आज के टाइम में ठीक है, जैसे ये मार्वल डीसी की मूवीज आती हैं, ठीक है, ये पहले कॉमिक बुक्स थी सिर्फ एक, ठीक है, तो जिन लोगों ने उस टाइम पे कॉमिक बुक्स पढ़ी, जो फैंस थे उस टाइम पे, जैसे मैं बहुत पहले से सुपर हीरो कॉमिक बुक्स पढ़ता था अपने बचपन में, और आज मैं वो सारी चीज़ें एक बिग स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि हाँ यार, जो सुपर हीरोज को मैंने सिर्फ प्रिंटेड फॉर्म में देखा पेपर पे, कॉमिक बुक पढ़ी इसकी लाइव एक्शन में देख रहा हूँ, तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। मुझे कितना मजा आ रहा है कि जिनको मैंने सिर्फ पढ़ा, हाँ, मतलब जिसके तूने स्केचेस देखे हैं, है ना, और खाली रिटन डायलॉग्स पढ़े हैं, वो सेम डायलॉग्स आज वो स्क्रीन पे बोल रहे, चल रहे हो, तेरी आंखों के सामने चल रहे हो, है ना। अब तू सोच कि मैं तो वो इंसान हूँ जिसने सिर्फ पढ़ा है, उसको देखने में इतना मजा आ रहा है, लेकिन जिन लोगों ने उस पूरे कैरेक्टर को इमेजिन किया, उस पूरी स्टोरी को इमेजिन करा, लिखा, बनाया, मतलब जिनके हाथ और दिमाग हैं उस चीज को बनाने के पीछे, उनको कितना मजा आ रहा होगा उस चीज को रियलिटी बनता हुआ देखने में। हाँ, ये तो बात है भाई, है ना। मतलब हर आर्टिस्ट की इच्छा होती है कि उसकी जो इमेजिनेशन है, उसके जो थॉट्स हैं, हाँ, वो सामने निकल के उसके सामने निकल के आए, है ना। अब वो चीज एकदम फुली एनिमेटेड फॉर्म में एकदम लाइव होके दिख रही है स्क्रीन पे, उनको कितना मजा आ रहा होगा। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, कि मे बी ऐसा हो सकता है कि हम भी इसमें से कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं, मे बी ऐसा हो सकता है राइटर ने कहा कि भाई आई डोंट गिव अ डैम, मेरी इमेजिनेशन को तुम रियलिटी बना दो, मेरे लिए तो वही है इसमें से लेने वाली चीज, मैं बस ये देखना चाहता हूँ। क्या पता जब टाइटैनिक डूब रहा हो, वही वो बंदा वहां खड़ा हुआ से दूरबीन लगा के देख रहा हूँ, माय गॉड दिस इज व्हाट आई इमेजिन्ड, वही वहां पर बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा है आराम से, है ना। मे बी हो सकता है, मेरी इमेजिनेशन पूरी हुई, है ना, मे बी हो सकता है ऐसा, बट ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इसको ज्यादा सीरियस मत ले मतलब ये हमारे दिमाग की बात है, गालियां ना दे, ठीक है। और ऐसा हो सकता है, हम कह रहे हैं इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनी है, तो हमने भी एक बना दिया, ठीक है। और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और आती है इस चीज को लेके कि वो भी बड़ी फेमस है, और एक बड़े ही फेमस इंसान के नाम के साथ जुड़ी है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। उस इंसान का नाम है जेपी मॉर्गन। मतलब क्या नाम है? जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन, हाँ, जेपी मॉर्गन अमेरिका के आई थिंक सो सबसे पहले होने वाले बिलियनर्स में से वो एक बिलियनर था। अच्छा, ठीक है, वो भी एक बिलियनर था, जो सबसे पहले लोग बिलियनर्स बने उनमें से एक वो भी था। तो अब हुआ क्या था उसमें कि अमेरिका में, जैसे हमारे कंट्री में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसके अंडर सारे बैंक्स आते हैं, जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, रूल्स बनाता है सारे बैंक्स के लिए, ठीक है। ऐसे ही अमेरिका के अंदर फेडरल बैंक है, ठीक है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब फेडरल बैंक बनना था, ठीक है, कि जो सारे छोटे मोटे बैंक्स होंगे इस फेडरल बैंक के अंडर आएंगे, और जो फेडरल बैंक है ना, कमाल की बात ये है कि फेडरल बैंक जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक नहीं है, तो वो एक प्राइवेट बैंक है। मतलब इतना बड़ा बैंक प्राइवेट बैंक जो अमेरिका की पूरी करेंसी को, पूरे मनी को मैनेज कर रहा है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे यहाँ हमारे इंडिया का है ना, लेकिन वो एक गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, सही बात है। तो फेडरल बैंक जो है वो एक प्राइवेट बॉडी है, वो एक प्राइवेट बैंक है जो अमेरिका के सारे बैंक को मैनेज कर रहा है, ठीक है। और वो बैंक जो तो है, उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, मैं बता तो रहा हूँ उसके पीछे, हाँ, दे रखी है। अब उसके पीछे कहानी क्या है, वो जो बैंक है ना,
वो जेपी मॉर्गन की बैंक है। ओके, ठीक है। तो जब जेपी मॉर्गन वो बैंक बनाने वाले थे तो जेपी मॉर्गन के जो कॉम्पिटिटर्स थे वो बिल पास होना था कि हाँ ठीक है अप्रूवल कर देते हैं हम, और तब ये बैंक बनेगी जो सारे छोटे मोटे बैंक से इस बड़े बैंक के अंडर आ जाएंगे। तो जो सारा करेंसी प्रिंटिंग का काम होगा, बैंक्स को रेगुलेट करने का काम होगा, रूल्स बनाने का काम होगा, वो इस बैंक का होगा। जेपी मॉर्गन के जितने कॉम्पिटिटर्स थे, ऑब्वियस सी बात है ना कि बिजनेसमैन यही सोचेगा ना कि यार अगर इस सिंगल बंदे के अंडर में सारे बैंक्स आ गए, ठीक है, तो ये तो हम सबको खत्म कर देगा। हाँ, हमें लोन्स नहीं मिलने देगा हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कुछ भी कर सकता है ना वो, ठीक है। अगर उसको लगेगा कि यार उसका कॉम्पिटिटर ज्यादा ग्रो कर रहा है, उससे आगे ना निकल जाए, तो फिर तो वो कुछ भी कर सकता है ना, क्योंकि उसके कंट्रोल के अंदर एक ऐसी बॉडी है जो बाकी सारी छोटी छोटी बैंक बॉडीज को कंट्रोल करती है, तो वो कुछ भी कर सकता है। उस चीज से बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है, बिजनेसमैन के ऊपर। वो सारे अगेंस्ट थे, ठीक है। तो जेपी मॉर्गन ने कहा कि यार कुछ तो मतलब करना पड़ेगा। तो उसने क्या करा कि टाइटैनिक पे टिकट्स बुक करी, ठीक है, मतलब यार टाइटैनिक पे घूमने चलते हैं। ये मतलब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एक अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ठीक है, कि टाइटैनिक पे चलते हैं घूमने के लिए बढ़िया आराम से, और अपना वहाँ बैठ के डिस्कशन करेंगे इस चीज को लेके, ठीक है। तो उसके जो कॉम्पिटिटर्स थे उन सबने टिकट्स वगैरह बुक करी कि ठीक है। अब जिस दिन टाइटैनिक चलने वाला था उससे 2 घंटे पहले, ठीक है, 2 घंटे पहले, कुछ घंटे पहले जेपी मॉर्गन ने अपनी टिकट कैंसिल कर दी, वो गया ही नहीं टाइटैनिक पे। उसके सारे कॉम्पिटिटर्स पहुंच चुके थे। अच्छा, शिप पर वही नहीं था, जेपी मॉर्गन नहीं पहुंचा। क्यों, ऐसा कैसे हुआ? मतलब उसे पता चल गया था क्या शिप डूबने वाला है? मे बी हो सकता है ऐसा, क्योंकि जेपी मॉर्गन पहुंचा नहीं, उसके बाद शिप चली, और उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। उसके सारे कॉम्पिटिटर्स मर गए। रेस्ट इज हिस्ट्री। अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक बन गया। तो ऐसा बोलते हैं कि जेपी मॉर्गन्स ने अपने कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट करने के लिए ये शिप डुबा दी थी। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि जो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी थी ना, उसको एक बड़ी शिप कंपनी ओन करती थी जिसको जेपी मॉर्गन ओन करता था। ये काफी वियर्ड बात है। तो इसमें जो है, जो हम थ्योरी लगा रहे थे अभी, है ना, कि उसके कॉम्पिटिटर हट जाएंगे, वो सब है ना। ऑथर वाला भी आया था अभी बीच में, बट ऐसा तो कहते हैं, बट जेपी मॉर्गन वाली जो बात है वो ऐसा कहते हैं कि उसकी सच में तबीयत खराब थी और उसके कुछ टाइम बाद वो जेपी मॉर्गन मर भी गया था। अच्छा, पता कुछ टाइम, कितने टाइम बाद मरा था? हाँ वही पता, 2-3 साल बाद जाके मरा था। तो ऐसी कैसी तबीयत खराब हुई भाई? ऐसी कैसी तबीयत खराब हुई थी? मैं वही कह रहा हूँ तुझे, जो हम लोग अभी बैठ के आइडिया लगा रहे थे ना, वो तो मे भी ऐसा हो सकता है। कुछ दिन बाद मर जाता तो हम समझते कि हाँ हफ्ते भर बाद मर गया वो, कि हाँ सच में तबीयत खराब हुई, हफ्ते भर तक उसने स्ट्रगल करा। लेकिन तो मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि जो अभी बैठ के हमने आइडिया लगाया वो ऑथर वाला, है ना, तो ये बंदा भी वहां रहा होगा भाई, शिप के ऊपर नहीं, उस प्लान में शामिल रहा था। ये मे भी हो सकता है, वो शिप को डुबाने वाला जो प्लान है ना, हाँ मे भी। तो ये 4 बंदे हो गए अब, जेपी मॉर्गन, वो कंपनी हो गई व्हाइट स्टार लाइन, और ऑथर 3 ही हुए, 3 हो गए, 3 बंदे हैं, ठीक है। इन तीनों ने मिलके टाइटैनिक को डुबाया है। हो सकता है कंपनी वाले ने कहा हो जेपी मॉर्गन से कि सर जी जहाज में छेद हो गया है, इंश्योरेंस वालों ने तो देने के लिए पैसा मना कर दिया। तो जेपी मॉर्गन ने बोला कि तो क्या करें? उसने बोला एक काम करते हैं, टाइटैनिक जो बनवा रहे हैं अपनी, तो टाइटैनिक तो बनवाते ही हैं, टाइटैनिक का नाम लिख देंगे ओलंपिक, और ये ओलंपिक टूटी है अपनी, इसको थोड़ा बहुत रिपेयर करवाते हैं, इसका नाम लिख देते हैं टाइटैनिक, अपना जहाज उतारते हैं पानी में और इसको डुबा देंगे और पूरे जहाज का पैसा ले लेंगे इंश्योरेंस का। समंदर में घुस के कौन ही देखेगा, ठीक है, जहाज तो डूब ही जाएगी। वो तो सबको पता है, आज तक समुद्र में घुस के किसने तरीके से देखा है और क्या एक्शंस हुए उसके ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, अभी भाई इजी भी नहीं है उस जगह घुसना। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, टाइटैनिक को देखने के लिए वो एक सबमरीन घुसी थी ना अंदर, वो आई नहीं वापस आई वो नहीं आई। सोच इतनी हाईटेक सबमरीन घुस के जब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, तो यार उस टाइम कौन घुसता? अब सोचना लोकेशन भी कैसे डिसाइड करी उन्होंने, है ना,
कि आज के टाइम पे भी कोई जाके उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहा, देख नहीं पा रहा। लोकेशन ही ऐसी है भाई जहाँ पे उन्होंने उस जहाज को डुबाया है, ठीक है, समझ रहा है। तो जेपी मॉर्गन से कहा होगा उसने कि एक काम करते हैं, ओलंपिक को रिपेयर उपर करते हैं अपना और बंदों को बैठाते हैं, इसका नाम टाइटैनिक छापते हैं, डुबा देंगे। जेपी मॉर्गन ने कहा यार क्या है, तो तू सही रहा है, एक काम करते हैं, मेरी भी 4 कॉम्पिटिटर यार बड़ी टांग अड़ा रहे एक काम में मेरे, उन चारों को भी मैं इस पे चढ़ा दूंगा, अपना दोनों का काम हो जाएगा हमारा और पैसा भी आ जाएगा पूरा। और फिर ठीक है तो ये जो प्लान डिस्कस होता था एक रेस्टोरेंट में बैठ के हो रहा है डिस्कस, है ना। अब इमेजिन करते हैं, हाँ कहानी बनाई रहे तो किसी जगह बैठ के डिस्कस हो रहा है ये, ठीक है, और दोनों बोलते कि ठीक है यार प्लान तो ठीक है, करना ऐसे, लेकिन करेंगे कैसे, होगा कैसे ये, ठीक है। वहीं बैठा होता है अपना ऑथर बैठा होता है वो अपना थोड़ा पीछे घूमता है और उसके बाद मुस्कुराता है देख के, किताब फेंकते हैं ऐसे जाता है, और उसके बाद उनके पास जाएगा ना, पहले वो खड़ा होकर जाएगा, बोलता जेंटलमैन कैन आई सिट हियर, तो बोलता है या श्योर। फिर बोलेगा कि भाई मैं सुन रहा था आपको, you both were discussing something and I have a plan। तो चौंक जाते हैं उसको कि क्या प्लान है तुम्हारे पास। तब उसके सामने वो रखता होगा किताब रखी उसने, टाइटन। मतलब तू सोच कैसी ही कोइंसिडेंस होगा कि उसकी किताब का नाम है रैक ऑफ द टाइटन और इधर उन्होंने जहाज का नाम रखा टाइटैनिक। हाँ, ऐसा कैसा कोइंसिडेंस है भाई, प्लानिंग है बहुत तगड़ी। मैं भी भाई हो सकता, मतलब अब सोच रहे हैं ना तो मतलब लग रहा है कि हाँ दिस कैन बी पॉसिबल, लग रहा है कि भाई ये पॉसिबल हो सकता है। हमारी इमेजिनेशन थोड़ी वाइल्ड है तो और क्या हो सकता है, मे बी पॉसिबल है। तो मतलब 4 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है इससे रिलेटेड की, जो एक बताया मैंने तेरे को कि जो डूबने वाला जहाज था वो ओलंपिक था और जो असली टाइटैनिक था उसका नाम ओलंपिक रख दिया था उन्होंने, ठीक है। सेकेंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रही हमारी कि टाइटैनिक के ऊपर, ठीक है, और थोड़ा अपना मिक्सर मसाला सब कुछ डाल के एक हमने अपनी बना दिया, और एक मम्मी, हाँ एक टाइटैनिक के ऊपर एक मम्मी थी, श्रापित मम्मी थी जिस वजह से टाइटैनिक डूब गया। थर्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रही कि जेपी मॉर्गन ने टाइटैनिक को डुबाया अपने कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट करके। फोर्थ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमारी कि सब आपस में मिले हुए हैं ये सब हमको मिलके बना रहे हैं। एट द एंड यही होता है नवल कि सब लोग मिले होते हैं